Okay, good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Yugandhar. Good evening. Good evening, Hers. Good evening, all of you. Okay. So देख लेते हैं यार, प्रीवियसली हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम EMI डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मेजर हमने कुछ चीजों के बारे में बताया हुआ था जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे मेजर? हमने डिस्कस किया था मोटर एंड डायनामो जनरेटर, क्या डिस्कस किए थे दोनों? मोटर एंड जनरेटर। मोटर एंड जनरेटर। दोनों में मैंने बताया था कि दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली बात क्या है कि दोनों में दो टाइप होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? यस। अच्छा, अब इसके बाद दोनों में खास बात क्या होती है, मोटर क्या काम करता है? तो क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है, व्हाट इज द इनपुट इन केस ऑफ मोटर? तो क्या इनपुट जा रहा है उसमें, बताएं। मोटर का बेसिक क्या है? करंट। करंट होगा। करंट, ठीक है। तो मतलब सब लोग को क्लियर है कि करंट उसका बनेगा इनपुट, और आउटपुट में मतलब वो क्या काम क्या कर रहा है? It rotates the axle. या इट रोटेट द एक्सल। सो बेसिकली आउटपुट में हमारे यहाँ पर मिल रहा है क्या? रोटेशन मिल रहे हैं, उसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो रोटेशन ऑफ एक्सल, ठीक है। जबकि जनरेटर में क्या चीज होगा? जनरेटर में इनपुट क्या होगा? मैग्नेटिक। जनरेटर यानी रोटेशन, इनपुट है रोटेशन। जनरेटर में इनपुट क्या है? रोटेशन। रोटेशन ऑफ एक्सल। किसी भी तरीके से आप एक्सल को रोटेट करा सकते हो। मैंने बताया था अलग अलग टाइप के जनरेटर में अलग अलग पाथ यूज करते हैं। और आउटपुट क्या है उसमें? करंट। वही ईएमएफ और करंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं इनपुट मतलब ईएमएफ और करंट, मतलब वोल्टेज या फिर करंट, जो भी बोल दो, वो एज अ सोर्स काम होगा। अब इन सब की वर्किंग एकदम अलग अलग थी। मुझे लगता है वर्किंग सभी को क्लियर हो गई है या नहीं? क्लियर है ना पक्का? मोटर जनरेटर दोनों? हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। और दोनों में यूजेस भी पता है। दोनों में एसी डीसी में कन्वर्जन में क्या यूज करते हैं? कम्यूटेटर। आदित्य बताओ, कम्यूटेटर मतलब क्या डिवाइस होती है? यस सर। कम्यूटेटर मतलब क्या डिवाइस होती है? सर मतलब एक ऐसा डिवाइस रहता है जो एसी को मतलब ऐसे डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा नहीं यार, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर, हर्ष बताओ, कम्यूटेटर मतलब क्या डिवाइस है? सर यानी जो यहाँ स्प्लिट रिंग्स होती है ना, उन्हें कम्यूटर बोला जाता है, कम्यूटेटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यानी अगर हमने उसे एक ही रिंग रखा तो फिर वो यानी ऐसे जो वो एक्सेल होता है वो 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टर्न होता इसका है। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लास्ट लेक्चर में आपने जो स्टडी किया था ना, आपको सिर्फ वही याद है। किसी ने वापस से इसे रीड करने का या स्टडी करने का ट्राई नहीं किया। मैंने बताया था, हाईलाइट किया हुआ था कि कम्यूटेटर मतलब करंट के फ्लो को चेंज जो करता है, उस डिवाइस को कम्यूटेटर बोलते हैं। तो बेटा यार थोड़ा सा रीडिंग भी ध्यान देते जाना है, ओके ना? यस। ठीक है, ठीक है। होपफुली चीजें समझ में सभी को आ गई होंगी। सिर्फ हमें डिस्कस करना है कि कैसे काम करती हैं। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा ईएमएफ का, मुझे लगता है उसमें सबको समझ में आ गया था ना कि ईएमएफ मतलब वोल्टेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एंड ऑल। सबको फ्लक्स का फॉर्मूला समझ आ गया था? हाँ, समझ गए। हाँ, रीजन क्योंकि ये जो टेस्ट है आपका, नेक्स्ट टेस्ट फिजिक्स का होगा ना, या फिर उसके बाद वाला है फिजिक्स?
नहीं सर, अभी क्यूमुलेटिव होगा ना। हाँ क्यूमुलेटिव होगा, तो क्यूमुलेटिव में जो फिजिक्स आएगा वो क्या आएगा? EMI क्या आएगा? EMI। EMI में नियरली ऐसे ही रहेगा, 7 to 8 क्वेश्चन थ्योरी और 10 to 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ओके, तो मतलब टाइम बाउंडेशन में आप आराम से उसे कर पाओगे। बट आपको सारी चीजें न्यूमेरिकल वाली भी पता होनी चाहिए। थ्योरी तो डेफिनेटली जो क्लास में सिखा रहा है बिल्कुल वैसा ही करना रहेगा। तो डेफिनेटली सारे फॉर्मूले आपको ध्यान देने पड़ेंगे, सारे सर स्पेशल पॉइंट्स जो है वो भी ध्यान देने पड़ेंगे। हाँ बताइए। सर सिलेबस क्या होने वाला है टेस्ट के लिए? अरे वाह, अभी क्या बता रहा था मैं यार, कोई बताया क्या सिलेबस था अभी? सर EMI का अभी तक जो EMI सिखाया है वो सब कुछ। जो वही लेक्चर 1 2 3 EMI, बस 3 लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक फिजिक्स होगा उसमें अपन मिक्स रखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड EMI पूरा मिला के रखेंगे। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं अपन आज। EMI में आज क्या डिस्कस करेंगे देखें। आज का टर्म बहुत ही अच्छा टर्म है, इसका मीनिंग थोड़ा सा पहले समझेंगे। क्या है वर्ड, क्या वर्ड है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। EMI का मतलब क्या है पहले बताओ, EMI क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक प्रोसेस है। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो कि क्या है, एक एनर्जी सोर्स है, वोल्टेज को बोलते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम क्या डील करते हैं, इस फिनोमिना में क्या डील करते हैं? EMI में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या डील करते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज, क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज। तो वहां पर क्या जनरेट हो जाती है? एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, और उससे क्या जनरेट हो जाती है? एक करंट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कोई मुझे बताएगा कि फ्लक्स का मतलब क्या है? क्या है फ्लक्स, मतलब क्या चीज चेंज हो जाए? फ्लक्स यानी भी एक मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो पेनिट्रेट कितना करती हैं उसे फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो पक्का EMI याद आ रहा है कि EMI मतलब क्या है? सर लेकिन डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। डायरेक्टली नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इट इज रिलेटेड कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी फाई तो आपको पता है BA cos थीटा है। ओके, ठीक है, मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज चेंज इन फ्लक्स, दस द फर्दर क्वांटिटीज। अभी देखो कि EMI ठीक है, अब इसमें वर्ड हमने क्या ऐड कर दिया? सेल्फ। मतलब क्या है, सोचे क्या गड़बड़ हो रहा होगा वो समझने का ट्राई करें। सपोज एक करंट कैरिंग लूप था, मतलब सोलेनॉइड याद है ना? तो देखो इसमें करंट जा रही होगी, सपोज करंट जा रही होगी तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, जिसका फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है? म्यू नॉट एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न से I करंट है, और म्यू नॉट वो कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ अगर इफ I चेंज होगा तब क्या होगा? अगर इससे जाने वाली करंट चेंज हो जाए तो क्या चेंज होने लगेगा? बी। अगर B चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर पास होने वाला क्या चेंज हो जाएगा? फ्लक्स। फ्लक्स। और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो एक नया क्या जनरेट हो जाएगा? EMF। और क्या जनरेट हो जाएगी? एक नई करंट। करंट। और इसका काम आपको पता है कि ये क्या करता है? हमेशा अपोज करता है। इसका मतलब समझा कि अगर आप सर्किट की करंट करेंगे तो वहां पर करंट, एक नई करंट इंड्यूस हो जाएगी। ये किसके वजह से हुआ? क्या कोई और बाहर आके कुछ काम किया क्या? नहीं, ये उसके खुद के नेचर के वजह से ऐसा हो गया। इसीलिए इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन।
तो बताओ सेल्फ इंडक्शन समझ आया? हाँ ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ करंट चेंज होगी, जैसे ये एक सोलेनॉइड ले लिया, ये एक कॉइल ले लिया, अगर करंट चेंज होगी, आई चेंज होगा, तो उसके अंदर का क्या चेंज हो जाएगा? बी। समझा कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसके सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, तो उसके अंदर का फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज। और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या सिचुएशन आएगी? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे रहती है? इन विच डायरेक्शन दिस ईएमएफ वर्क्स? इट अपोजेस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बैक ईएमएफ। ओके, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। तो क्लियर है कि नहीं यार? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या है? हाँ सबको क्लियर है ना? तो देखें, इसे मैंने लैंग्वेज में भी लिख के रखा है, एक बार रीड करें सभी लोग। सर, यानी अगर हमने करंट बढ़ाया तो फिर कोई ऑपोजिट करंट इंड्यूस होगा। एग्जैक्टली, अपोजिट करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो मतलब जैसे ही सडनली आप किसी सर्किट को पे करंट बढ़ा देते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, अचानक से नहीं बढ़ानी चाहिए। तो यही रीजन है कि उसमें सडनली एक अपोज जनरेट हो जाता है, इसलिए हमेशा चेंजेस स्मूथ लाए जाते हैं। तो पहले तो नहीं था ऐसा, पहले मैकेनिकल चीजें थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इतना एडवांस हो गया है कि दे हैव अ लॉट ऑफ आईसीज एंड इंस्ट्रूमेंट जो चीजों को क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं, ऐसा एब्रप्ट चेंजेस को रोकते हैं। बट ये पुराने वाली, ये बड़े बड़े चीजों में देखने को मिलती है ना, बड़े कॉइल्स और इन सब में। यार बताए, सेल्फ इंडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हो गया। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। तो मुझे पता है कि इसके सेल्फ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके फॉर्मूले में करंट आएगा, और फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या आएगा? बी आएगा। हाँ इसका मतलब फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? राइट। आई के। समझा कि नहीं? हाँ और अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लेके आएंगे जिसका नेम हमने क्या दिया है? एल। एल। ठीक है, और इस एल को बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इंडक्टेंस। और इसका यूनिट होता है क्या? हेनरी। तो ये एकदम नया यूनिट है आपके लिए, एकदम नया यूनिट है, हेनरी। और 1 हेनरी क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/I। आई। तो फाई क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। वेबर। और करंट का? एम्पियर। तो एम्पियर। 1 हेनरी इज नथिंग बट 1 वेबर पर एम्पियर। एम्पियर। ठीक। अब लेकिन देखना, बहुत काम की बात आएगी जिसपे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे कि सोचो अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो बताओ एल के साथ क्या फर्क पड़ेगा? एल डिक्रीज होगा ना, अगर फ्लक्स कांस्टेंट रखेंगे तो। नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आप कोएफिशिएंट। करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। हाँ तो तो द फिर एल आइडिया को इज कोई काम नहीं होगा ना, मतलब एग्जैक्टली, नहीं रहेगा। यही पॉइंट है कि फिगर में देख के स्टूडेंट क्या कर देता है? एल इज इक्वल टू 5/I सोचने लग जाता है। नहीं, एल एक फिजिकल कांस्टेंट है। फाई या आई को चेंज करने से एल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। समझा ना? हाँ तो ये बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रॉपर्टी बनती है। एल किन बातों पर डिपेंड करता है? तो पहली लाइन मैंने क्या लिखी है? फ्लक्स या करंट पे क्या? फ्लक्स या करंट पे नहीं डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एंड मीडियम इनसाइड। उनके क्या क्या मीडियम भरा है, मतलब सोलेनॉइड के अंदर
अगर आप, मैंने बोला ये सोलेनॉइड और एक अंदर एक आयरन रॉड डाल दी, अब बताओ किस केस में एल ज्यादा होगा? आयरन के केस में, ओके ना? जैसे था ना रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू फॉर्मूला रो एल बाई ए, मटेरियल पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, ए पे, वैसे ही ये भी तीनों बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर ये ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है तो क्या कभी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं। नहीं ना, ऐसा थोड़े ना है कि ज्योमेट्री ही नहीं है, कोई लेंथ और एरिया ही नहीं है। तो लेंथ और एरिया कुछ है ही नहीं है तो फिर कहाँ सिस्टम ही कहाँ बना? ओके ना? सर मीडियम की वजह से 0 हो सकता नहीं, मीडियम वैक्यूम के लिए भी एक लिमिटेड वैल्यू होती है। है। ओके। तो 0 कभी नहीं हो सकता, वैक्यूम के लिए भी एक वैल्यू होती है। सर तो फिर हम इसका वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं? कुछ इक्वेशन या इसका फिर फॉर्मूला? डिसाइड इक्वेशन से करते हैं एक्चुअली, इस इक्वेशन से करते हैं। सपोज कर लेते हैं, चलो सोलेनॉइड के लिए देखें एल की वैल्यू क्या आएगी, ऑल्दो जरूरत बिल्कुल नहीं है इसकी, ठीक है, बट बिकॉज तुमने पूछा है तो हम दिखा देते हैं कि कैसे वैल्यू आएगा। ये आई हुआ, बताओ इसके बी का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई। क्लियर? अब बताओ इसके फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? ये ए cos थीटा मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट ए एन आई, ये हो गया फ्लक्स। अब क्या बताया, आई को छोड़कर जो बचा है वही क्या है? एल। एल। तो देखो दिख रहा है ना, एल में नंबर ऑफ टर्न्स भी दिख रहे हैं, जिसमें क्या दिखेगा? लेंथ। तो म्यू नॉट हाँ, ए एरिया तो इंटू ऐसे भी दिख एन रहा है। बाई एल, है ना? तो म्यू नॉट क्या बताया था? वैक्यूम की परमिटिविटी है, परमेबिलिटी, याद है हाँ। ना, बताया था मैग्नेटिक नेचर ऑफ स्पेस। तो वैक्यूम के लिए भी ये वैल्यू 0 नहीं होती है, कुछ होती है वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है ना, कि एल कभी 0 नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर। अच्छा, इस इसका बेस्ट एग्जांपल, ये जो हमने यहाँ पर यूज किया है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस का, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि इंडक्टर कॉइल। क्या? इंडक्टर कॉइल। तो ये जो मैंने ऐसे सोलेनॉइड टाइप बनाया है ना, इसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर कॉइल। और इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल आप निकाल सकते हैं सिंपली, है ना? तो इसे भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपोज क्रिएट करता है किसका? चेंज का। मतलब सडनली कहीं पे कोई चेंज हो रहा होगा तो ये अपोज करेगा, ठीक है। अब सोचो ये मल्टीपल लग जाए, मतलब काफी सारे अगर लगा दिए जाए तो कैसे कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं? तो सिंपल ही कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं। अगर दोनों स्ट्रेट लगे हैं तो एडिशन डायरेक्ट। ऐड सीरीज, और अगर ऐसे पैरेलल लगे हैं तो फिर 1 बाई करके। ओके है ना सभी लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर से? सर आप इंडक्टर कॉइल फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? देखे, इंडक्टर कॉइल क्या है, एक ये समझ लो सोलेनॉइड टाइप है। क्या है? एक सोलेनॉइड टाइप, पूरा ऊपर वायरिंग है। अब काम क्या है कि जैसे ही आप करंट चेंज करोगे तो ये तुरंत उस करंट का क्या कर देगी? उस चेंज का अपोज। इसलिए आप जहां पर सडनली करंट चेंज करते हैं, जैसे आप रेगुलेटर जानते हैं ना, जो फैन का रेगुलेटर होता है, हाँ। स्पीड बढ़ाता है, हम्म। तो आप सही है बढ़ाकर करंट तो बढ़ाते हो आप, सही है, लेकिन जैसे ही आप करंट बढ़ाते हो वहां पर तुरंत क्या आ जाता है? एक अपोज। अपोज, जो उसके इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, स्लोली मूव होने देता है, जिससे जो हमारी मोटर है वो खराब ना हो। समझ आया इंडक्टर का क्या पर्पज है? मतलब डैमेज कम करने के लिए यूज कम करते हैं। करने के लिए, एग्जैक्टली। डैमेज किस चीज को लेके? करंट के चेंजेस को लेके। किस टाइप का डैमेज? करंट। करंट को। सडनली आप ज्यादा तेजी से घुमा दोगे तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत ज्यादा तेजी से घूमेगा, वो प्रोसेस करके ही घूमेगा। ओके, हाँ। ठीक है। अब बात आती है, अभी हमने बात की थी सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस की, अब बात आएगी उसकी वैल्यू की। किसकी? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जिसको मैंने एक और नाम दिया था, क्या? बाकी है। बैक ईएमएफ।
सो कोई बताएगा व्हाट डू वी मीन बाय बैक ईएमएफ? सर यानी जो ईएमएफ तो यानी जो मतलब करंट करंट को चेंज करने के बाद जो अपोज क्रिएट होता है उसे एग्जैक्टली दैट इज बैक ईएमएफ। जो अपोजिट वोल्टेज इंड्यूस होता है उसे बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो मुझे पता है ना ईएमएफ का फॉर्मूला, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई टी टी, याद है ना? हाँ हाँ अब देखो फाई मतलब क्या है इसमें इंडक्टर के लिए? एल एल आई अभी किया है ना, यहाँ पर देखो ना, हम्म, फाई मतलब क्या है? एल आई। एल अभी एल तो कांस्टेंट है, तो किस में चेंजेस आएगा? सिर्फ करंट करंट में। तो फॉर्मूला क्या बन गया बैक ईएमएफ का? माइनस एल इंटू डी आई बाई डी। डी आई बाई डी टी। और समझाया है कि जब आई का फंक्शन दिया होगा तब इसका मतलब क्या है? डिफरेंस डिफरेंशिएट करना। अगर नहीं है तो सिंपल क्या करना? चेंज इन करंट अपॉन टाइम। ओके यस ठीक है। और आप नोटिस करो मैं माइनस इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया इसका? मॉड्यूलस। मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड की सिर्फ बातें होंगी। तो अभी फॉर्मूला समझ में आया कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? माइनस एल टाइम्स डिफरेंस डी आई बाई डी। हाँ डी आई बाई डी टी। सिर्फ हम क्या सॉल्व कर रहे हैं अभी? वैल्यू वाइज। ओके यस अब देखो ये बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो बनाया है कि क्या ले लेते हैं? एक आइडियल इंडक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आइडियल इंडक्टर आइडियल इंडक्टर। सोचो उसमें जाने वाली करंट को क्या कर दिया जाए? बढ़ाएंगे। हाँ तो अगर बढ़ाएंगे तो डी आई बाई डी टी तो पॉजिटिव है, तो ईएमएफ कैसा हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। डायरेक्शन। हाँ तो वो हो जाएगा ईएमएफ। और करंट कितनी हो जाएगी? ईएमएफ बाई आर। और तो नोटिस करो ये जो हमने ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी से निकाला है वही क्या ईएमएफ है? अरे वही तो अपोज है ना, उसी को तो कौन सा ईएमएफ बोलेंगे? बैक ईएमएफ। सर एक बार ओके देखें क्या बताया कि एक इंडक्टर है। हाँ स्टेप वन, इसमें करंट थी, हमने वो करंट को क्या किया? चेंज किया, डी आई बाई डी टी लाए, मतलब चेंज इन करंट लाए। वो पॉजिटिव मतलब करंट क्या हो रही है? बढ़ रही इंक्रीज। है। इंक्रीज। अभी तो समझाया कि अगर करंट इंक्रीज होगी तो तुरंत वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? करंट का एक बैक अपोज, ईएमएफ अपोज। बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ वाली करंट भी हो जाएगी बैक करंट। तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा? बैक ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस हाँ रेजिस्टेंस। इसका मतलब इतनी करंट जो है वो रिवर्स में आएगी और उसे अपोज करेगी। यस हम्म सर। हम्म सर ये बैक ईएमएफ वाले फॉर्मूले में माइनस एल का मतलब डायरेक्शन से होता है। अपोजिट, एग्जैक्टली। माइनस का मतलब क्या है? सिर्फ डायरेक्शन। Opposite। तो अगर आपने माइनस नहीं भी लगाया और आपने कॉमन सेंस से डायरेक्शन बता दी तो भी काफी है। हाँ सर ठीक है। तो अब देखो अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो ईएमएफ हमें क्या करेगा? अपोज या सपोर्ट? अपोज। अपोज। अपोज तो करिए। तभी देखो बैटरी मैंने कैसी बनाई है ताकि आई डैश आई को क्या करे? अपोज। हाँ अपोज। समझा ना? हाँ सर हाँ। और यहाँ पर देखो करंट अगर कम हो रही है, कम हो रही है तो सिस्टम क्या करेगा? उस करंट को वो सपोर्ट कर लेगा। सपोर्ट करेगा। तो बैटरी इस तरीके से बनानी पड़ेगी। अभी समझ आया ना बैटरी कैसे चूज करते हैं? हाँ सर, और अगर हमने करंट कम ही रखा तो फिर वो ऐसे ही सपोर्ट करने लगेगा ना, तो फिर हमारा काम हो सकता है। मतलब करंट कम रखा मतलब क्या चीज कम रहा? सर अगर हमने करंट को डिक्रीज किया तो फिर हम्म ये जो ईएमएफ है बैक ईएमएफ, तो फिर इस सिस्टम को ये सपोर्ट कर लेगा ना, तो फिर हमें करंट मिल जाएगी मतलब। हम्म, कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि हाँ कंटिन्यूटी। चलेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा ना। जैसे ही आपका चेंज बंद होना शुरू होगा
वो बदल जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ मोमेंटली काम आएगा, सडन इम्पल्स देने के काम आएगा। ठीक है ना? तो अरे हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इसीलिए इनको बोलते हैं चोक कॉइल। क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या करेंगी? हाँ, स्टोर करके पुश करते हैं। आपने कभी ये देखा हो, अगर बाइक्स वगैरह में हॉर्न के साथ एक एक्स्ट्रा चोक लगाते हैं, वो चोक क्या करता है, जैसे ही करंट इंक्रीज होती है वो अपोज करता है, लेकिन जैसे करंट कम होने लगती है वो सपोर्ट कर देता है। ओके, तो जैसे हॉर्न वगैरह स्लो होने लग गया ना, जैसे सपोज किसी रीजन की वजह से बैटरी कम पड़ गई और आई कम हो गया, तो वो तुरंत उसको क्या कर देता है, सपोर्ट कर देता है। आपने नोटिस किया, जो बहुत पहले वाली ट्यूबलाइट रहती थी उनके साथ बीच में एक ऐसा लगा रहता था कुछ, उसको ही बोलते हैं चोक। क्लियर ना? सर, और हमारे टू व्हीलर्स में जो रहता है वो अगर शुरू नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको खींचते हैं ना बाहर। कौन सा? चोक टू व्हीलर्स में भी लगा रहता है ना हाँ, सर, तो फिर वो भी इसी सिस्टम के ऊपर काम करता है। नहीं नहीं नहीं, वो पता नहीं कौन से चोक की बात कर रहे हो आप। वो वही ना, जब स्टार्ट नहीं होती। हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली चोक कॉइल नहीं होता, वो कुछ फ्यूल सिस्टम होता है, हाँ, एक्स्ट्रा स्पार्क देने के लिए काम आता है। वो इस पे काम नहीं करता, वो वो कुछ अलग। और टाइप का है। हाँ, वो चोक कॉइल नहीं है, कुछ अलग चोक है वो। देखिए, दूसरा क्या है, नॉन आइडियल इंडक्टर। नॉन आइडियल मतलब यार इतनी सारी आप वायर यूज करोगे तो उस वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ही ना। तो ऐसा थोड़े है कि आप बैक ईएमएफ मतलब प्योर ईएमएफ आ जाओगे, वहां पर एक रेजिस्टर भी तो बनेगा जो लॉस भी कराएगा। ओके ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम कॉइल को एकदम अच्छे से यूज कर लेंगे, नहीं, वो कॉइल हीट भी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है ना? हाँ, यस। अच्छा, तो अब देखिए कि याद है ना किरचॉफ में हमने सॉल्व किया था वोल्टेज लिखना, याद आ रहा है कि हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो देखो वही लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 करंट आएगा कितनी है? शायद से इसका। 2A। 2A। ठीक, और बोल रहा है इट स्टार्ट टू इंक्रीज विद दिस। तो अगर ये इंक्रीज होगी तो क्या वोल्टेज या रेजिस्टर को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं। किसे फर्क पड़ता है? किसे? कौन सा ईएमएफ? इंडक्टर वाला ईएमएफ, जो कि क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई dt। समझा कि नहीं? तो बेसिकली ये किसका काम करने लगेगा, वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज का। एल कितना है, 10, और डी आई बाई डी टी कितना है, 1 एम्पियर। 1। तो इसका मतलब कितना आंसर हो गया इसके वोल्टेज का, 10। अब बताओ ये सपोर्ट करेगा या अपोज हमारी करंट को? अगर हमने सर्किट में करंट बढ़ा रहे हैं अपोज करें। तो क्या करेगा ये, अपोज करता है हमेशा। अगर करंट बढ़ रही है तो ये उसे कम करने का ट्राई करेगा। इसका मतलब ये 10 वोल्ट की बैटरी तो होगी, बट कैसी लगी होगी ये, अपोजिट साइड। समझा कि नहीं? हाँ। तो आप ए और बी के बीच का वोल्टेज लिख के दिखा दो, देखें समझ आया कि नहीं। सर, मतलब न्यू बैटरी से मतलब आपने जो रेड कलर में ड्रॉ की है या फिर पहले जैसी थी उससे? नहीं नहीं नहीं, पहले जैसी थी वो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना, वो तो एल है ना। हमेशा इक्वेशन में क्या लिखना होता है, ईएमएफ। जैसे यहाँ पर लिखेंगे आई आर, यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी, यहाँ पर आई आर। हाँ। समझा? और यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी। ओके, हाँ। तो अभी आइडिया समझ आया कि क्या चल रहा है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखें तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं कि क्या सॉल्व करना था। एक कॉइल है, उससे पास होने वाला चार्ज वेरिएबल है। लाइक दिस। तो आपको क्या फाइंड करना है,
ईएमएफ क्या फाइंड करना है? ईएमएफ। EMF, अगर इसका इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, क्लियर? हाँ सर। और कब फाइंड करना है? एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो चले देखें इस एग्जांपल को, ट्राई करें आप लोग, देखें आप लोग को समझ आता है कि नहीं। डिफरेंशिएशन करेगा करने का ना एग्जैक्टली वो चीज बतानी नहीं है, करके देखो इसका। ओके। फाइनल क्या आता है, देखते हैं कितने लोग करेक्ट कर पाते हैं। बताएं बाकी लोग, सॉल्व हुआ क्या? सर चैट में भेजो। ओके ओके, हाँ ठीक है। देख लेते हैं यार, बहुत ही सिंपल है। पहले क्या निकालेंगे इससे? करंट। करंट कितनी हो जाएगी इसका? डिफरेंशिएशन क्या होता है करंट इसका? डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 60 स्क्वायर माइनस -60। हाँ 12t। हम्म। अब ईएमएफ क्या होता है? एल DI/dt। इंटू डी डी आई आई अपॉन बाई डी डी टी। टी। माइनस होता है, बट मैंने बताया कि वो सिर्फ डायरेक्शन का बाद काम है, में समझे कि नहीं? अब देखो ये 10 मिली हेनरी है, मिली हेनरी मतलब समझ गए ना? 10 टू द पावर 10 इंटू -3। 10 टू द पावर -3 इंटू डी आई बाई डी टी। इसका भी क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? डिफरेंशिएशन। सबको समझा कि नहीं फिर यार? से एक बार। एक बार, क्योंकि आया ऑलरेडी हो चुका है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा? 12t माइनस 12। 12। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब t की वैल्यू रखेंगे तो 2 सेकंड में हमसे पूछा है, ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.01 इंटू 12 इंटू टी माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना है? 1। 1। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 0.12 वोल्ट्स। यार समझ आया अभी आइडिया कैसे सेल्फ इंडक्टेंस को यूज कर सकते हैं? क्या ये 2 माइनस 1 ऐसे आया कि यहां से हमने 12 क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ पर क्या आएगा? t माइनस 1। और क्वेश्चन में t की वैल्यू क्या दी है? 2 सेकंड। बताएं, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर। ओके ठीक है, तो मानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया सभी को। क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट है म्यूचुअल। जस्ट मिनट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तब तक आप ये रीड करके देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जस्ट रीड इट, आई विल एक्सप्लेन। हाँ, जस्ट मिनट।
ओके या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताने वाले थे, बताएं किसी ने रीड किया, किसी को समझ आया क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या हो रहा होगा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आते हैं। चलो अच्छा बताओ आदित्य, क्या लगता है, क्या समझ आया? हाँ सर, मतलब जब एक कॉइल 1 है और एक कॉइल 2 है, जब हमने कॉइल 1 में करंट जो हम पास कर रहे थे वो चेंज हाँ। किया, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉइल 2 में जो पास हो रहा था वो भी इस आई की वजह से चेंज हो गया। चेंज हो गया, वेरी तो गुड। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स भी चेंज हो गया कॉइल 2 हाँ में 2 जो में। बढ़ रहा था। तो फिर ओके, वो चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट हो गया कॉइल 2 में। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा थोड़ा थोड़ा नहीं यार, पूरा समझ में आ गया तुमको तो। चलो तो मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ। और ये पता ना एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया है। आगे बताएंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन से क्या कितना बढ़िया काम होने वाला है, देखेंगे। पहले बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ कि अभी क्या हो रहा था। सपोज एक कॉइल थी, अगर मैंने इसकी करंट चेंज की तो इससे जाने वाला क्या चेंज हो जाएगा अपना, बी। इसका क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक बी। बी चेंज हो गया मतलब क्या चेंज हो गया, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ, ईएमएफ। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नेम दिया, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस। अब सोचो किस, पता नहीं यार इसके पास में भी एक सोलेनॉइड लगा था, बट इसमें कोई करंट थी क्या, नहीं, नहीं थी, कोई करंट नहीं थी। बट देखना, ये जो 1 है, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड 2 से भी तो जा रहा होगा ना। तो अगर मैंने करंट ऑफ 1 को चेंज किया तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन 2 भी तो चेंज हो गई ना। हाँ, और उसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, और उसकी वजह से वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ। तो मतलब अगर कभी बगल वाले के वजह से इसको ईएमएफ मिल गया तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिर वो म्यूचुअली इंड्यूस हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस सिंपल वे पे पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में अगर देखेंगे तो सेकंड से जाने वाला फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, अब फर्स्ट, फर्स्ट की करंट। सेल्फ इंडक्टेंस क्या था भाई, फ्लक्स डिपेंड कर रहा था खुद की करंट पे, किस पे, खुद की करंट पे। और फॉर्मूले में यहां पर इक्वेट करके कौन सा कोफिशिएंट आया था, एल। ओके या नहीं? हाँ सर। अब यहाँ नेक्स्ट टाइम क्या है कि फ्लक्स अगर हमें 2 पे देखना है तो करंट किसकी चेंज हो रही है, 1 की। तो अब यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या नेम देंगे, एम। एम मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बताओ क्या एम फाई और आई पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, नहीं। एल भी फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता था, तो ये भी नहीं करेगा। किन दो बातों पर डिपेंड करता है ये एम, ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री, मीडियम। मीडियम। अब एल की खास बात थी कि एल कभी भी 0 हो सकता था क्या, नहीं, नहीं। लेकिन ये एक स्पेशल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पे, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो मे बी एम क्या हो जाएगा, 0 हो सकता। 0। कुछ भी हो सकता है, बट अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो 0 भी हो सकता है। तो इसलिए एम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही रहेगी, ग्रेटर देन 0। बट एक खास बात है कि एम 0 भी हो सकता है, जबकि एल 0 कभी भी नहीं हो सकता। ओके ना? हाँ, तो अब देखो कब 0 हो सकता है, क्या सिचुएशन हो गई होगी कि 0 हो जाएगा। ये वाला केस देखिए, जब आप ऐसे एक वर्टिकल रिंग रखेंगे और एक प्लेन पे रखेंगे तो क्या इस वर्टिकल वाले की मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर पाएगी क्या 2 को, नहीं, नहीं ना, ऐसे प्लेन निकल जाएगी ना। समझा हाँ, कि नहीं? तो इसका यस, मतलब दोनों कॉइल है, बट अरेंजमेंट इनका इस तरीके का है कि फ्लक्स क्या जा रहा है, 0। इसलिए एम की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0। सोचो दो रिंग है, को एक्सियली रखी है,
एक रिंग ऐसे रखी है और एक रिंग आउटर इस तरीके से रखी है। ये पहली रिंग है और उसी के अंदर कौन सी रिंग रखी है? एक सेकेंड रिंग। तो लेकिन हमें पता है ना कि अब फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेनेट्रेट नहीं करेगी 2 को, क्योंकि वो सर्कुलर ही होगी। तो अभी भी क्या हो जाएगा इसका मतलब? m 0। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे ज्यादा डिपेंड करता है? कौन सी इंपॉर्टेंट चीज पर? अरेंजमेंट पे। तो बताओ यार, सेल्फ इंडक्टेंस समझ आया सबको? हाँ सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ आया? हाँ। दोनों ईएमआई की ही सिचुएशन है, बट ईएमआई का एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया देखेंगे हम टर्म, क्या नेम है इसका? ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स। हाँ, ये मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मर है जो कि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्मेट में यूज करते हैं। अब यहाँ पर किस कंडीशन पर ये बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब अगर बेटा सही अरेंजमेंट नहीं किया तो फ्लक्स क्या होगा? बहुत सारा लॉस। ऐसा एम हो सकता है कि इन दोनों का एम क्या हो जाए? 0। मतलब सब कुछ वेस्ट हो जाए। तो इसका मतलब अरेंजमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मतलब डेफिनेटली टोटल म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो फ्लक्स चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? करंट की वजह से चेंज होगा ना फ्लक्स, किसी कॉइल से जाने वाला। अब बताओ, करंट मतलब वेरिएबल करंट ढूंढ के लाना बहुत टफ है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक चीज पता थी। कौन सी करंट? ऑल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट की खास बात है कि वो तो ऑटोमेटिक बदलती ही रहेगी ना। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर आर बेस्ट यूज्ड फॉर एसी करंट। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब फ्लक्स चेंज के लिए क्या होते रहना चाहिए? करंट चेंज होता रहना चाहिए। और करंट चेंज किस में होता है? एसी में। एसी में। एसी में बाय डिफॉल्ट करंट चेंज होता रहता है, तो इसलिए बेस्ट ये कहां पर यूज होते हैं? एसी सर्किट। एसी सर्किट में। अब मेन काम देखो ट्रांसफार्मर का क्या है? क्या है? पोटेंशियल चेंज करना है इसका। पोटेंशियल चेंज करना है। यार अब पॉइंट ये कि ये पोटेंशियल चेंज कर कैसे देगा? पोटेंशियल चेंज कर कैसे देगा? तो मुझे पता है कि कर क्या रहे हैं हम। इसकी करंट चेंज करेंगे तो क्या जनरेट होगी इसमें? एक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या जनरेट होगा? एक फ्लक्स। अगर वो फ्लक्स आपने किसी और को दे दिया, तो वो फ्लक्स किसी और को दिया तो मतलब वो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो मतलब क्या जनरेट होगा वहां पर? एक ईएमएफ। अब सोचने वाली बात है, सोचो यहाँ पर 50 ईएमएफ था, तो यहाँ पर भी तो 50 आएगा ना, अगर मैं लॉस क्या कंसिडर कर लूं? 0। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या ईएमएफ ट्रांसफर हो रहा है? क्या नहीं। रियल में कौन सी क्वांटिटी ट्रांसफर हो रही है? फ्लक्स। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे डिपेंड करती है। किस पे? नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। ये ओके। तो सोचो किसी में वाइंडिंग ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपने यहां से फ्लक्स पूरा दिया, बट यार इस बेचारे में वाइंडिंग ही नहीं है, तो फिर इसका वोल्टेज वगैरह कम आएगा ना। फ्लक्स उतना ही है, बट बेचारे के पास वाइंडिंग्स ही नहीं है, तो उतना चेंज आ ही नहीं रहा है। सोचो 100 वाइंडिंग्स मतलब 100 चेंज आएगा ना, 20 वाइंडिंग्स मतलब कितना चेंज? सिर्फ 20। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के थ्रू ये क्या चेंज कर देता है? वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होते हैं? वोल्टेज चेंज। किसके लिए? पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज ऑफ एसी करंट्स के लिए यूज होते हैं ट्रांसफार्मर। और आपने ये समझ लिया ये चीज कि किस पे डिपेंड करता है वो वोल्टेज? वो सबसे ज्यादा है क्या? नंबर ऑफ कॉइल्स। अब ये देखें कि ये ऐसा फिगर मैंने क्यों बनाया है।
तो ऐसे फिगर बनाने के धीरे धीरे हम रीजन सीख जाएंगे। पहले सोचने वाली बात है कि अगर ये कॉइल्स हैं और ये कॉइल्स हैं, क्या कॉइल 1 का फ्लक्स 2 से जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का फ्लक्स तो इधर ही रहेगा ना। हाँ सर, लेकिन हमने जो फिगर बनाया उससे जाएगा ना? नहीं नहीं, बताता हूँ वो बाद में। पहले बताओ ये इससे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो या तो इसे कॉइल को कैसे रख दो, इसके बगल में रख दो। अब जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जाएगा, अब जाएगा। जाएगा, सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर वाला फ्लक्स तो वेस्ट हो जाएगा ना। नीचे वाला, हाँ। कुछ तो जुगाड़ करके ऐसा सेटअप बैठाना पड़ेगा कि यार पूरा फ्लक्स जाए, वेस्ट ना हो इतना सारा, कि पता चला 5 जनरेट करे 5/2। तो क्या करते हैं, हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक मटेरियल में मूव कर पाएगा ये। तो यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों के बीच में? आयरन। क्या? आयरन। उससे क्या होगा, ये जो पहले वाले की फील्ड है रेड, वो अब रेड ट्रांस मूव कर सकती है पूरे किसमें? इस आयरन के स्क्वायर में, आयरन में। और वो और इसके जैसे ही साथ वो भी यहाँ मिल पहुंची, जाएगी, टू के इसको साथ। मिल गया वो फ्लक्स। हाँ समझा कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर? हाँ सर, तो फिर इसे लैमिनेट क्यों किया गया है? अब वो आगे बताएंगे क्यों करेंगे। अभी हाँ समझ आया इतना सीन? हाँ ठीक है, आगे बताएंगे कि ये ऐसे पीसेस में क्यों रखा है, ऐसे एक एक सिंगल ऐसा पीस क्यों नहीं रख दिया। थॉट आ रहा होगा ना? हाँ, ठीक है। मतलब एक पे फिर भी काम बनता था ऐसा हाँ, लगता एक सॉलिड रख लेते, बट क्यों पतले पतले अलग स्लाइसेस रखते हैं, उनको भी क्या करके रखते हैं? लेमिनेट करके रखते हैं। तो आगे बताएंगे इनका रीजन क्या है। तो चले, ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, कितने? दो, स्टेप अप एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या काम करेगा? पोटेंशियल बढ़ाए, और स्टेप डाउन घटाएगा। कम करेगा। लेकिन एक चीज है कि इस पूरी प्रोसेस में क्या चीज कंजर्व रहेगी? पावर या फिर था। एनर्जी। क्यों? क्योंकि भाई ट्रांसफार्मर जनरेट थोड़े कर रहा है एनर्जी, सिर्फ एक कॉइल में, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यस, एक कॉइल में लेके दूसरे को दे रहा है। अब वो कैसा रिएक्ट करेगा वो उसके नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि P इज इक्वल टू वी आई कॉन्स्टेंट है, तो अगर स्टेप अप है और वोल्टेज उसने बढ़ा दिया तो क्या कम हो जाएगा करंट कट ऑटोमेटिक? कर लेगा, क्योंकि पी तो उतना ही रखना P है। तो उतना ही रखना है, बहुत बड़ा है यार, करंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं ये आपको समझाता हूँ जो मैंने पहले समझाया था, याद है कि जब एक सोर्स से, पावर प्लांट से करंट जनरेट होती है तो उसका वोल्टेज क्या होता है? बहुत ही कम। और करंट क्या होती है? बहुत ही ज्यादा। तो अगर वो वायर के थ्रू किसी पावर हाउस में भेजा गया तो पता चला पावर हाउस 100 किलोमीटर हीट दूर है, लॉस। तो इसका मतलब 100 किलोमीटर मतलब बहुत रेजिस्टेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा, हीट क्योंकि लॉस करंट का स्क्वायर है। ओके ना? आई स्क्वायर है। तो क्या किया जाता है, सोर्स के पास में क्या लगा होता है? एक स्टेप अप ट्रांसफर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो क्या हाँ, करता है, इस वोल्टेज को बहुत ही वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को कम कर लेगा, कम मतलब कर जिससे लेगा, हमारा हीट लॉस वगैरह सब कम हीट हो लॉस जाएगा। वगैरह बहुत ही कम हो जाएगा। वोल्टेज हाई मतलब बहुत ज्यादा कर लेता है भाई, 2 लाख वोल्ट तक कर लेता है। ठीक, तो बहुत हाई हो जाता है तो करंट एकदम मिनिमम हो जाती है। फिर ट्रांसमिशन होता है वायर्स के थ्रू, लेट से 100 किलोमीटर दूर हुआ। फिर वो पावर हाउस के पास आने से पहले क्या होता है, एक वहां पर एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। फिर पावर हाउस होता है, फिर वो पावर हाउस वापस डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें। और फिर जो हाउस होल्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके बाहर भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, वो और उसे कम कर लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, सर मुझे एक डाउट है, अगर किसी ने 2 लाख का वोल्टेज का अगर टच किया तो फिर शॉक लगने के बाद मर ही जाएगा? हाँ बेटा, वो मेल्ट हो जाएगा पूरा एकदम। टू सर लाख मतलब वोल्ट वोल्टेज भी नुकसान कर सकता है। कर सकता है हमें? हाँ, तो मतलब मैं बताता हूँ, इट इज लाइक, रुको, ये कि एक ये थॉट आया करता है कि क्या हमें सिर्फ करंट नुकसान करती है या वोल्टेज? हाँ तो हाँ। मतलब बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि
सपोज मैंने आपके हेड पे एक 20 kg का वेट रखा, क्या कोई टेंशन है क्या? नहीं, उतना नहीं। मैंने आपको एक पिन पिंच कर दी, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा ना। अब बताओ क्या ज्यादा अच्छा है, वो पिंच करना या 20 kg? 20 kg। 20 kg रिलैक्सिंग है ना, पिंच करना गड़बड़ है। लेकिन सोचो अब मैं 20 की जगह इसे कर देता हूँ 200, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपका हो ही बॉडी नहीं पाएगा ना। लोड ही नहीं ले पाएगा। आपको वो पिंच वाला खत्म। पेन नहीं आएगा, बट आपका बॉडी उसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली आपके जो टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में मतलब मेल्ट करने लग जाएंगे। इतना हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में। लेकिन करंट क्या देती है? करंट सेंसेशन जनरेट करती है। तो करंट मतलब थोड़ी सी भी करंट लगी तो आपको एकदम एक सेंसेशन आएगा, वाइब्रेशन आएगा, जनरेट होगा। क्लियर ना दोनों का फर्क? हाँ हाँ, मतलब वोल्टेज अगर थोड़ा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा वोल्टेज होगा तो प्रॉब्लम होगी। सर हाँ इसलिए जब करंट लगता है तब ऐसे वाइब्रेट हाँ, मतलब वही कि अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो अगर थोड़ा सा लगा तो वो इंटरनली आपकी बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया, आपको पता नहीं चला। अब ज्यादा करंट से एक्सपोज हो जाओगे तो आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती दिखेगी। बिकॉज करंट की क्या होती है अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है ना, एसी करंट की। हमारे हाउस होल्ड में 50 to 60 हर्ट्ज आती है ना। हाँ हाँ। आपने इंस्ट्रूमेंट्स में देखा होगा कि 50 सुटेबल फॉर 50 to 60 हर्ट्ज। तो वो हाउस होल्ड करंट की बात हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हो रही है, क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये जो रेड कलर से ड्रॉ की है ये क्या है? एक सॉफ्ट है। सॉफ्ट आयरन का कोर है। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन? सर क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी का। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया यार। बाकी लोगों को भी क्लिक हुआ, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी नहीं होती। एक बार अगर मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो जैसे ही स्विच ऑफ करोगे वापस से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जीरो। जाएगी, मतलब कम होगी। जीरो। हाँ, अगर आपने एक्चुअल स्टील यूज कर लिया होता तो कुछ दिन यूज करके वो क्या बन जाता? फिर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बन जाता। तो ये पहला स्टेप समझ आया कि कोर में सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं। हाँ फिर इनपुट रखते हैं, उस कॉइल को नेम क्या देते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल। और जो आउटपुट होता है उसे क्या देते हैं? सेकेंडरी कॉइल। और ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें लेट्स से 100 टर्न्स है और इसमें 300 टर्न्स है। तो अगर आपने यहाँ पर 50 वोल्ट दिया तो आउटपुट से आपको कितना मिल जाएगा? 150। समझ आया कि नहीं सबको? हाँ ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है सर्किट में? दो कॉइल और बीच में दो वायर। दो वायर मतलब ये एक्चुअली प्लेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? कोर को। सॉफ्ट है। हाँ ये कोर अब ऐसे ड्रॉ नहीं करते, ऐसे करके बीच में ही बना देते हैं। ये क्या है? सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सर इसके जैसे ही और एक होता है ना। कौन सा? यानी ऐसे दो प्लेट्स लगे होते हैं कुछ। कैपेसिटर होता है वो, ऐसा हाँ क्या? क्या कह सकते हैं, हाँ। कैपेसिटर होता है, उसमें सिर्फ प्लेट्स होते हैं। ठीक है। ये आयरन कोर का काम क्या है? क्या ट्रांसमिट करना? लग। फ्लक्स। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको ट्रांसमिट करना इसका काम है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न पे। तो इनपुट का अपना इनपुट वाले टर्न पे डिपेंड करेगा, आउटपुट का आउटपुट वाले टर्न पे। अगर प्राइमरी कॉइल पे नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब इनपुट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है? इनपुट। इनपुट ज्यादा है ना, इनपुट वाले नंबर्स अगर ज्यादा है तो आउटपुट कम हो रहा है, मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। और अगर सेकेंडरी के नंबर्स ज्यादा है मतलब कैसा है? स्टेप। स्टेप अप।
और एक चीज समझाई कि पावर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वोल्टेज में ये रेशियो है तो करंट वोल्टेज का क्या होगी, इनवर्स। तो अगर करंट इनपुट आएगा तो वो अब इनपुट प्राइमरी नंबर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो 1 अपॉन प्राइमरी पे। समझा ना? हाँ सर। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि ये जो सिचुएशन चल रही है ये किसकी बात चल रही है, कौन सा ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, एकदम आइडिया। आइडियल में हो रहा है कि जितनी इनपुट पावर जा रही है उतनी ही वो क्या कर दे रहा है, ट्रांसमिट। बट रियल वाले ट्रांसफार्मर में क्या आएंगी, बहुत सारे लॉसेस। क्या आएंगे, बहुत सारे लॉसेस। तो एक एक करके लॉसेस को समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला फेमस लॉस क्या है, एडी करंट। एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या है, याद है बताया था कि अगर एक ऐसा मटेरियल है और उसमें सपोज, पहले देखना, अगर एक लूप है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस लूप में क्या आ जाएगी, एक एडी करंट। है, अभी लूप है ये, सिर्फ नॉर्मल करंट आएगी ना। ओके हाँ। अगर ये पूरा प्लेट बन जाए तब कैसी करंट्स आ जाएंगी, एडी करंट। समझा कि नहीं? हाँ। तो एडी करंट आएंगी तो बहुत ज्यादा हीट करने लग जाएंगी ना उस कोर को। इसलिए उसे कम करने के लिए देखना, अगर मैं कोर को एक डायरेक्ट ले लेता, पूरा स्ट्रेट, क्या ले लेता, एक सॉलिड, तो इसके पूरे वॉल्यूम में बहुत सारी क्या जनरेट हो जाती, एडी करंट। अब हमने क्या किया कि अलग अलग पीसेस में ले लिया। देखो यहाँ पर बताएं कि कितने पीसेस, ऐसे लेट्स से 4 पीसेस कर दिया है। तो अब एडी छोटे छोटे सेक्शन में जनरेट होगी। तो नोटिस करो कि अगर क्लॉकवाइज एडीज आ रही हैं तो आप देखो कि इनका जो इंटरसेक्शन पर है वो दोनों का क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। और लैमिनेट इसलिए करते हैं बेटा कि लैमिनेट नहीं करोगे तो ये फिर से एक ही तो फील आएगा। समझा? इसलिए किस फॉर्मेट में करते हैं, लैमिनेट करके रखते हैं, छोटे छोटे पीसेस में करते हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर में। तो वहां पर लॉसेस क्या होते हैं, थोड़े से फिर कम हो जाते हैं। क्लियर है या नहीं, बताएं? अच्छा, बाकी लॉसेस को देखते हैं। एक है हिस्टैरिसीस लॉस, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये लॉस कहाँ पर हो रहा है, पहले एडी करंट लॉस कहाँ पर हो रहा है, आयरन कोर में। आयरन कोर पे। हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ पर हो रहा है, आयरन कोर पे। क्योंकि बताया था ना कि रिटेंटिविटी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो, थोड़ा तो मैग्नेटिज्म रह जाएगा ना। हाँ। वही हमारा क्या बन जाता है, लॉस। ओके, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ऑयल हीट में। लॉस इन क्वाइल। वो जो क्वाइल है इतनी बड़ी बड़ी, उनका भी तो रेजिस्टेंस होगा ना अपना रियल में। हाँ। तो ये लॉस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल में। क्लियर है या नहीं? हाँ। लास्ट, फ्लक्स लीकेज। ऐसा नहीं है कि 100% फ्लक्स पहुंच जाएगा, थोड़ा लीक भी तो होगा। कैसे, समझाया था ना कि ये मटेरियल तो लेके जा रहा है फ्लक्स को, थोड़ा लेकिन सा। ये थोड़ा सा यहाँ पर रहता है ना, जीरो नहीं होता ना एग्जैक्ट, वो लीकेज है, वो थोड़ा सा वेस्टेज है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर बहुत ज्यादा मटेरियल लेके जाना पड़ेगा, जबकि इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सर है ना। लेकिन मटेरियल बनाने के बाद मतलब उसमें फिर से एडी वगैरह आ जाएगा तो फिर से वही बहुत सारा, मतलब लॉसेस ज्यादा आ जाएगा, गेन उतना होगा नहीं, इसलिए उसे लीव करना ही बेस्ट होता है। हाँ। तो बताएं, सारे टाइप के लॉसेस समझ में आ गए या नहीं ट्रांसफार्मर में? समझ गया। हाँ। तो ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है वो पक्का सबको क्लियर हो गई ना? हाँ। अच्छा, रियल में आपने देखा है ना ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर मूवी नहीं, मतलब ये ट्रांसफार्मर। हाँ। यार बाकी लोगों ने नहीं देखा क्या? नहीं सर। जस्ट मिनट रुक लेते हैं, 1 मिनट, मैं दिखा देता हूँ फिर ट्रांसफार्मर कैसे दिखेंगे। हाँ, देखें,
ओके, तो आपको थोड़ा सा दिख गया होगा कि पहला ये जो फिगर है ये मतलब समझाने वाला फिगर है। नंबर ऑफ वाइंडिंग देखो प्राइमरी में बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी में बहुत ही कम। कम है। तो इसका मतलब ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ठीक। रियल में वो जो कॉइल्स वाइंड होती हैं वो किस तरीके से होती हैं? इस तरीके से प्लेट वाइज की जाती हैं, कोर जो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना? हाँ आपने देखा होगा टीवी वगैरह में छोटे छोटे से लगे रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखो ऐसा छोटा सा एक लगा रहता है, जैसा फिगर अभी दिखा रहे हैं। कॉमर्शियली जो होता है बहुत बड़ा, ये आपके कम्युनिटी के बाहर रखा रहता हाँ, है। ये सर, ये मतलब वो ऐसे लगा हाँ रहता है ऐसे पोल पे। एग्जैक्टली ये वो ट्रांसफार्मर है जो ऐसा कम्युनिटी के बाहर में ऐसा लगा रहता है। दिखा ना? सर, और जो सेकंड पिक्चर था वो क्या था, मतलब ऐसे सिलेंड्रिकल था, देखो ये ऊपर। क्या? अरे वो उसका दूसरा वर्जन है भाई, छोटा सा एकदम मिनी। हाँ हाँ, ये ठीक है सेकंड पिक्चर। हाँ बहुत ही छोटा सा है, किसी ने पर्सनल यूज के लिए रखा है। ओके। ये बड़े बड़े हैं जो सब स्टेशन वगैरह में यूज हो रहे हैं। ओके हाँ, इतना बड़ा। ठीक है। जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 130 किलो वोल्ट। हाँ, ठीक है मतलब बहुत ज्यादा हो गया। हाँ 132 किलो वोल्ट मतलब कितना हो गया? 1,32,000। तो इतना बड़ा ये यहाँ पे सब स्टेशन वगैरह में जरूरत पड़ता है। तो अभी समझ आ गया ना यार पूरा ट्रांसफार्मर और उसका यूज। हाँ तो इसके जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आज बताए हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ईएमआई का हमारा यहीं से टॉपिक कंप्लीट होता है। ईएमआई का, तो ईएमआई के मेन कंपोनेंट वही है, पहला फैराडेज लॉ, पहले फ्लक्स, फिर फैराडेज लॉ से ईएमएफ जनरेट होना, फिर उसमें स्पेशल केसेस बताए मैंने, एक नियरली 9 केसेस बताए ना ईएमएफ के, हाँ वो 9 केसेस याद रखना। उसके बाद फिर मोटर और जनरेटर को याद रखना। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बात करते हैं। फिर उसके बाद दो चीजें और आपको बताई, एल एंड एच। ठीक है, प्योर इंडक्टर जो कि सेल्फ इंडक्टेंस में काम करता है, और और फिर एच दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल करा है क्या? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर। तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें, आप लोग सॉल्व करें, जल्दी से देखें, बहुत ही सिंपल सा है, रीड करें, ट्राई करें इसे। ओके किया कि नहीं यार, बताएं। आदित्य हुआ? अभी शुरू है। अरे अभी शुरू है, इतना टाइम लगा? पावर कितनी है? 30 30,000। जबकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी टू वी आई। आय। तो आय कितना हो गया प्राइमरी वाले का? डिवाइड बाई 500 करेंगे, 60 एम्पियर आया ना। और अभी क्या बताया यार कि पावर का कोई लॉस नहीं है, कंसिडर करो। तो रेशियो क्या है? 1:5। मतलब प्राइमरी में ज्यादा है या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में जाना है। तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा? अब
ज्यादा, अरे सेकेंडरी में ज्यादा है ना नंबर्स, हाँ वही तो, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, और करंट कम होगा। कम, तो वोल्टेज कितना टाइम्स ज्यादा होगा? 5। 5 टाइम्स। तो करंट कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 5 टाइम्स करंट कम हो जाएगी ना। यह तो रेशियो लिख लो यार ऐसे, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, 1/5। V1 कितना था? 500, तो V2 कितना आ गया? हाँ हाँ हाँ, 2000। 2500। समझा ना? समझा, हाँ समझा समझा। अब मैंने बताया कि करंट में उल्टा रिलेशन है, तो करंट में I1 बाई I2 नहीं होगा, क्या होगा? I2 by I1। I2 बाई I1, और I1 की वैल्यू कितनी अभी निकाली? 60। 60 एम्पियर। क्लियर? तो I2 कितनी आ गई? 12 आएगा। 12 एम्पियर। तो सबको क्लियर हुआ? करंट होगी 12 एम्पियर और वोल्टेज हो जाएगा 2500। ओके, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और इन सब चीजों का क्या काम है, कैसा यूज है। क्लियर हुआ या नहीं यार ट्रांसफार्मर? ओके, ठीक है। चले, तो यार बहुत बड़ा यार, हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो टोटल हमारे 3 टॉपिक हो गए। पहला कौन सा कंप्लीट हुआ? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हैं, काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो डेफिनेटली आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेंगे। अब बात आती है कि एनटीएससी में क्या इंक्लूडेड होता है। हाँ। तो एनटीएससी में ये तीनों ही चैप्टर हैं, बस चैप्टर के नेम नहीं रहते हैं। ईएमआई को अलग नहीं किया है, एमईसी के साथ ही कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है। तो एक चीज याद रखना है कि जो आपकी एसएससी की बुक होती है ना, हाँ उन पे ही सिर्फ उसी लेवल पे ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन स्टेज 1 में किसके रहते हैं? थ्योरी। थ्योरी के। नियरली 12 to 13 क्वेश्चंस होते हैं, किसके? फिजिक्स के। और ओके, उसमें, हाँ सिर्फ इतने से ही, और उसमें से भी 5-6 तो कैसे रहेंगे? थ्योरी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप पेपर में फिजिक्स आराम से कर सकते हो अगर आपने पूरी क्या ध्यान दी है? थ्योरी। थ्योरी। और न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे ही आते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप लोग स्टडी अच्छे से करते चले जाएं। एनटीएससी का पेपर नियर अबाउट दिसंबर में होगा, तो अपन नवंबर में एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा आपको कि सिर्फ फिजिक्स में कितना स्टडी करने की जरूरत है, किसके लिए? एनटीएससी के लिए। ठीक है, अभी लेकिन सारा कुछ आप रखें, पूरा फाउंडेशन कंप्लीट रहना चाहिए आपको। ठीक है ना, अभी नहीं कि ये एनटीएससी में नहीं आएगा ये छोड़ दिया, ट्रांसफार्मर एनटीएससी के सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दिए। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चले। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या रहेगा? लाइट। लाइट। वेल नोन टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट फेमिलियर भी होते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर हम हाँ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइट को। लाइट से एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही बेसिक लेवल पे आएंगे, क्योंकि हम लाइट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, थोड़ा पार्ट शायद से हमने 8th स्टैंडर्ड में कर लिया है। हाँ, बेसिक्स हमने 8th में किया है। जो एनटीएससी 10th में आती है ना, सिर्फ वो 8th स्टैंडर्ड की ही आती है, सिर्फ ओके। उतना ही। हाँ, बट टेंशन नहीं लेना, मैं मार्क मार्क करा दूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, पूरा यहाँ पर सीखेंगे। मैं हाँ। लास्ट एक 15 डेज पहले एनटीएससी से आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा, 9th का भी एंड 10th। 10th का पूरा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 12-13 क्वेश्चंस आते हैं, उनकी मैं सबकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा और रिवीजन भी करा देंगे कि क्या क्या मार्क करना है। तब तक आपको चाहिए, टाइम रहता है तो आप 9th का रिवीजन कर सकते हो, पर मुझे लगता नहीं टाइम होगा क्योंकि मिड टर्म भी आ रहे हैं ना आप लोग के। हाँ हाँ, यस। ठीक है, मिड ठीक है। टर्म तो भी है सर, नवंबर या फिर दिसंबर में ही है। नवंबर में ही है, दिसंबर तक नहीं जाएंगे। ओके ओके। ठीक है,
तो मिड टर्म के हो जाएंगे, उसके बाद से अपन लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट उसमें हम लाइट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ ओके टेक केयर गाइस। हाँ बाय बाय। बाय सर, बाय थैंक यू। Bye, sir. या बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। सर हेलो सर।